और अब समय है इस नए हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों का स्वागत करने का। तो मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए नासिक महाराष्ट्र से एक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का। उनका नाम है पुष्पा सातरकर। इसके बाद मिलिए जबलपुर मध्य प्रदेश से आए एक पटवारी से जिनका नाम है नीति चौबे जी। जबलपुर से बढ़ते हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की तरफ। तो स्वागत करते हैं एक गृहिणी का, गीता सिंह गौर उनका नाम है। अब आते हैं कोटा राजस्थान में और मिलते हैं एक प्रिंसिपल से, डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा। बढ़ते हैं नजफगढ़ नई दिल्ली की तरफ और मिलते हैं आर्मी बेस हॉस्पिटल में एक हाउसकीपिंग स्टाफ से, उनका नाम है सुमित कौशिक। चलते हैं कैथल हरियाणा में और स्वागत करते हैं एक गृहिणी का जिनका नाम है कोमल काला। हरियाणा से आते हैं आगरा उत्तर प्रदेश में और मिलते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, अनुज अग्रवाल। आगरा से बढ़ते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की ओर और मिलते हैं एक हास्य कवि से जिनका नाम है सूर्य कुमार पांडे। इसके बाद आते हैं आसनसोल वेस्ट बंगाल में, मिलते हैं एक टीचर से, उनका नाम है इंद्रजीत डे। और अंत में स्वागत किया जाए पुणे महाराष्ट्र से एक बिजनेसमैन का, जिनका नाम है हुसैन वोरा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी को एक बार फिर। अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सब्जी भूमि के अंदर उगती है? Which of these vegetables grows underground? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए खीरा, बी भिंडी, सी टमाटर, डी गाजर। क्यूकम्बर, लेडीज फिंगर, टोमेटो या कैरेट। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी कैरेट, यानी कि गाजर। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय में किसने दिया है? हुसैन वोरा जी ने 1.48 सेकंड में उत्तर दिया है। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो है हुसैन वोरा जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है आपके सामने। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस शासक ने सबसे पहले दिल्ली पर शासन किया था? Which of these rulers was the first to rule Delhi? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए हुमायूं, बी अकबर, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी बाबर। हुमायूं, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, डी बाबर। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी में उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। 2-3 को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय में किसने दिया है? हुसैन वोरा जी ने फिर 1.51 सेकंड में दिया है। तो लीडर बोर्ड पे हुसैन जी आगे चल रहे थे और अभी भी हुसैन वोरा जी प्रथम स्थान पर हैं। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेतृत्व करने वाले के लिए आप इनमें से किस शब्द का प्रयोग करेंगे? Which of these words would you use for a leader? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए जन, बी गण, सी मन, डी अधिनायक। जन गण मन अधिनायक। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी अधिनायक। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। ये रहे सबके नाम, सबने सही उत्तर दिया है, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका रहा? इंद्रजीत डे, 2.29 सेकंड में। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। हुसैन जी प्रथम स्थान पर थे और हुसैन वोरा जी जीत गए। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं पुणे महाराष्ट्र से एक बिजनेसमैन जिनका नाम है हुसैन वोरा। हुसैन जी बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हुसैन जी क्या व्यवसाय कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं आजकल आप? सर मेरा बिजनेस हार्डवेयर और सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स का है।
मैं सर हैंड टूल्स और सैनिटरी वेयर यानी कि किचन में और बाथरूम में लगने वाले एक्सेसरीज वो सब होलसेल में रिटेलर्स को बेचता हूँ सर। उसका व्यापार करते हैं? जी सर, उसका व्यापार करता हूँ सर। ऑलराइट, तो देवेंद्र संजो, इनके जो कंपेनियन आए हैं, इनकी माता जी आई हुई हैं, आपको प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तालियों के साथ आपका आपका शुभ नाम? फातिमा वोरा। फातिमा जी, बहुत बहुत बधाई आपको और आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। ओके हुसैन भाई साहब, थोड़ी सी सूचना मैं आपको इस खेल के बारे में बताना चाहूँगा। प्रश्नों का एक धनालय खड़ा होता है यहाँ पर, ये देखिए आ गया है। 15 प्रश्न आते हैं, एक एक करके आपको उसका उत्तर देना होगा और धनराशि जीतते जाइए। 1000 रुपये से शुरुआत होती है और पहुँचते हैं 15 प्रश्न पर 1 करोड़ रुपये। बीच में 2 पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा एक 16वां प्रश्न है जो कि जैकपॉट प्रश्न है, 7 करोड़ रुपए का उसका द्वार खुल जाता है। यहाँ पर एक दुगदुगी जी हैं जो बचती रहती हैं, 45 सेकंड देंगे आपको पहले 5 प्रश्नों तक का। 5 से 10 तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड और उसके बाद ये शांत हो जाएगा। और चांस मत लीजिएगा, इसलिए हमने आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन रखी हैं। ये देखिए, ये आ गई इधर ऑडियंस पोल, यहाँ की बहुत ही शिक्षित जनता है, 50-50 है। दूसरी लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन और आखिरी है आस्क द एक्सपर्ट। उनसे आपका भी परिचय करवा देते हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट है अश्विनी अय्यर तिवारी जी, जिनको हम मालकिन कह करके संबोधित करते हैं। अश्विनी जी, एक बार अपना आशीर्वाद दे दीजिए आप हुसैन वोरा जी को। तालियों के साथ एक बार फिर आपका हम अभिनंदन करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। ओहो, इतनी सारी बधाइयां मिल गई हमको, भावुक कर दिया आपने हमें। ओके, पहला प्रश्न आएगा आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल्य। रेडी? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कूप मंडूक या कुएं का मेढक होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? व्हाट इज द इडियम कूप मंडूक और कुएं का मेढक होना मीन? ऑप्शन सुनिए। ए, टू बी shrewd, B, to fall into a well, C, to have limited knowledge, या D, to be promising। चालाक होना, कुएं में गिरना, सीमित ज्ञान होना या होनहार होना? सर इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, टू हैव लिमिटेड नॉलेज। सर इसको प्लीज कंफर्म कीजिए। ऑलराइट, सी, टू हैव लिमिटेड नॉलेज, सीमित ज्ञान होना। इसको ताला लगाइए गंभीर जी, सही उत्तर दिया है आपने। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। हुसैन भाई साहब, ये रहा, ये है दूसरा प्रश्न। इनमें से किसके साथ अगर हम बॉल शब्द जोड़ेंगे तो एक खेल का नाम बन जाएगा? By prefixing what term before the word ball will you get the name of a sport? A, finger, B, hand, C, neck, या D, nose? सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी, हैंड। B, hand। यस सर। लगा दे ताला? यस सर। बी पे ताला लगाइए गंभीर जी, सही जवाब दिया है आपने। क्या होना चाहिए वो भी बता दीजिए। हैंडबॉल सर। हैंडबॉल, वेल डन सर। आपने कभी खेला ये हैंडबॉल? नहीं सर, मैंने कभी हैंडबॉल नहीं खेला है, लेकिन जब मैं छोटा था तब मेरी फुटबॉल में काफी रुचि हुआ करती थी। तो मैंने फुटबॉल खेला है सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हुसैन भाई साहब। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यंजन में आमतौर पर कोई स्टफिंग नहीं की जाती? In which of these dishes would you normally not find any stuffing? Options देखिए। A, मोदक, B, गुजिया, C, कचौड़ी, या D, ढोकला। मोदक, गुजिया, कचौड़ी, ढोकला। स्टफिंग नहीं होती उसके अंदर। सर आई थिंक इसका जवाब ऑप्शन डी होना चाहिए, ढोकला। ढोकला, श्योर है? यस सर। लगा दें ताला? यस सर। डी पे ताला लगाइए गंभीर जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं हुसैन भाई साहब। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी भवन निर्माण सामग्री 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड में उपलब्ध होती है? Which of these building materials are available in 33 grade, 43 grade and 53 grade? Okay? ऑप्शन सुनिए। A, सीमेंट, B, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
सी आयरन बार्स या डी वॉल पेंट्स? 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। सर मैं ये क्वेश्चन के बारे में एकदम श्योर नहीं हूँ, सो मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ऑलराइट सर मुझे ऑडियंस पोल सर लाइफलाइन। ऑलराइट, ओके, शांत हो जाइए, दुख कीजिए। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस उत्तर दीजिए और हुसैन साहब को बचाइए। समय शुरू होता है अब। ए सीमेंट को दिया है 54%, 32 मिला है बी, सी को 11, डी को 3। क्या करेंगे? सर ऑडियंस के साथ जाएंगे। और ए सीमेंट। तो अधिकतर ऑडियंस कह रही है ए सीमेंट। ताला लगा दें? जी सर। ए को ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट, तो सही उत्तर हो गया है। एक लाइफलाइन चली गई है हुसैन भाई साहब। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। रेडी? ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से क्या अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, मापने की इकाई है? Which of these is the unit of measurement of latitudes and longitudes? A, किलोमीटर, B, डिग्री, C, माइल, D, परसेंटेज। किलोमीटर, डिग्री, मील या प्रतिशत? सर इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, सो प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी, डिग्री। डिग्री श्योर है? ताला लगा दें? यस सर। बी को ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, इट्स द राइट आंसर। 10,000 पहला पड़ाव पार हो गया है। ऑलराइट हुसैन जी, हमारे पास एक वीडियो है आपके ऊपर जो बनाया गया है, उसे देख लेते हैं। यस सर। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? हुसैन मतलब सर दर्द है, उसको पूछना मतलब खत्म। इतना डीप जाता है कि भाई बस, क्योंकि उसको नॉलेज वैसा है। उसको हम लोग सब दोस्त लोग गूगल ही बुलाते हैं, क्योंकि उसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बहुत है। मैंने देखा है जिसने भी उनकी एडवाइस ली वो हमेशा आगे बढ़े। अकाउंट्स में कैसा क्या करना है तो हुसैन को मालूम है, बिजनेस के लिए कैसा करना है तो हुसैन को मालूम है। दुबई में जो अपनी सर्विस की उसने, तो वहाँ उनके बॉस के साथ इतना कंसर्न वगैरह कि उसने जो भी न्यू प्रोडक्शन के लेवल बताए तो उनको पसंद आ गए। लेकिन ये भाई हमारे 2 साल के अंदर वापस पूर्णा भेगा हो गए। उधर मैं 2 साल था और फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ दैट मुझे बिजनेस के लिए जाना चाहिए, बिकॉज हमारी कम्युनिटी बिजनेस ओरिएंटेड काफ़ी है। मेरा हार्डवेयर का होलसेल बिजनेस है, छोटा सा। पुणे के इन एंड अराउंड में हार्डवेयर के प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सप्लाई करता हूँ रिटेलर्स को। ये प्योर ब्रास है, इसका जो आप ग्रिप देखोगे इसमें कभी भी जंग नहीं लगेगा। मैं यूजुअली एक चीज़ देखता हूँ कि जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, जब भी वो यूज़ करते हैं उसमें कौन सी चीज़ में उनको प्रॉब्लम होता है। जो से हम नट बोल्ट लागेलू है तो झटको भी लागसे ना भाई तो निकल से नहीं। मुझे टेक्निकल नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में कि उसको कैसे यूज़ करते हैं और उसमें उसके मटेरियल में क्वालिटी वगैरह कैसा है, सो मैं वो चीज़ को भी हाईलाइट करता हूँ। ये वर्जिन ग्रैन्यूल से बना हुआ है सर, वर्जिन पीपी दाने से, 100% वर्जिन है सर, इसलिए इसमें आपको लीकेज कभी नहीं आएगा। कौन बनेगा करोड़पति में आने का एक रीज़न ये है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली बोलते हैं कि आपका जनरल नॉलेज अच्छा है, तुझे सब चीज़ के बारे में पता है, तो मुझे वो चीज़ टेस्ट करनी है। मुझे देखना है कि मैं कितना सक्षम हूँ। ओहो, बहुत सारी जानकारी मिल गई आपके बारे में। हुसैन भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पहले सज्जन आए थे ने उन्होंने कहा सरदर्द हैं आप, ऐसा क्यों? और दूसरा उन्होंने कहा कि इनका नाम गूगल है। जी, मतलब सब चीज की जानकारी है आपके पास, तो फिर लाइफलाइन कैसे ले ली आपने? हाँ सर ये गड़बड़ हो गई आपसे।
सर ये जो मैंने लाइफलाइन ली इससे पता चलता है कि मुझे सब कुछ पता नहीं है, जैसे उनको लगता है वैसा नहीं है सर। लेकिन सर मुझे मेरा कंपैरेटिवली जनरल नॉलेज अच्छा है, तो इसलिए मेरे फ्रेंड्स मानते हैं कि मुझे सब पता है, लेकिन वैसा नहीं है। और एक फ्रेंड ने पहले बोला कि ये सर दर्द है, तो यूजुअली मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना पसंद करता हूँ। तो इसलिए जब भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ तो अरे यार ये क्या, तू बार बार इतना लंबा क्यों, मैंने शॉर्ट में आंसर पूछा तो शॉर्ट में जवाब, सवाल पूछा है शॉर्ट में जवाब दे देना। तो बोलता है कि सर दर्द है। क्या है कि आजकल के जो जनरेशन है ना, उनको सब चीज संक्षिप्त चाहिए, संक्षिप्त चाहिए सर, छोटी हो, ज्यादा उसमें समय हम देना नहीं चाहते हैं। ये हमारे फिल्म वालों के लिए बहुत बड़ी एक दुविधा हो गई है। वो कहते हैं 3 घंटा काहे दिखा रहे हो, 1 घंटे में बोलो ना, कहानी खत्म करो सब कुछ। अच्छा फातिमा जी, ये हर दफ फोन के ऊपर लगे रहते हैं, गूगल करते रहते हैं क्या? यस सर, पूरा दिन फोन पे ही रहते हैं वो। इसकी वाइफ भी परेशान हो गई है कि मम्मी आपने इसको क्या खा के पैदा किया है इसको। पर उसका फायदा भी है सर कि फ्रॉम दैट ओनली उसको नॉलेज इतना मिला है उसको। हाँ, ये तो सही बात है, और शायद इसी वजह से आज आप यहाँ पर हैं भाई साहब। लेकिन ये एक अच्छी आदत बन गई है सबकी। अच्छा, एक बात बताएं भाई साहब। हाँ सर। हम कुछ शब्द बोलेंगे जी, उसका आपको मायने बताना होगा। ओके ठीक है? ठीक है सर। इम्तिहान ले रहे हैं हम आपका। मैं सर कोशिश अच्छा, करूंगा। इसके लिए कुछ आपको धनराशि नहीं मिलेगी, पहले बोल दें। शब्द है नोमोफोबिया। अरे बाप रे सर, नोमोफोबिया सर, ये शब्द मेरे से काफ़ी जुड़ा हुआ है एक्चुअली। सर नोमोफोबिया का मतलब होता है कि फियर ऑफ लूजिंग योर फोन। तो अच्छा, ये डर है कि आपका मोबाइल खो जाएगा, नोमोफोबिया। नोमोफोबिया। ओके, दूसरा शब्द? हाँ सर। एब्ल्यूटोफोबिया। एब्ल्यूटोफोबिया सर, आई थिंक अगर मैं गलत ना हूँ तो इसका मीनिंग होना चाहिए कि नहाने से डरना या पानी यूज करने से डरना। आपके कोई ऐसे मित्र हैं जिनको एब्ल्यूटोफोबिया हो? सर एक दोस्त है जिसको एब्ल्यूटोफोबिया है, वो हफ्ते भर नहाता नहीं है। हफ्ते भर नहाता नहीं है, बात है ये। सर मान गए आपको, बहुत सारा आपको ज्ञान है। मिस्टर गूगल आपका नाम रख दिया हमने, जाओ। ऑलराइट हुसैन भाई साहब, ये जो है ये पहला पड़ाव पार कर दिया इन्होंने। अब आपको ये दुगदुगी जी देंगी 60 सेकंड, तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है हुसैन भाई साहब। ये गाना जिस फिल्म से है उसमें प्रीति का किरदार किसने निभाया है? Who played the role of Preeti in the film which featured this song? गाना सुनाइए पहले हमें। बस बहुत जल्दी खत्म कर दिया। अच्छा गाना। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए कृति सेनन, बी दिशा पाटनी, सी राधिका आप्टे, डी कियारा अडवाणी। सर इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, कियारा अडवाणी। तो उसे प्लीज कंफर्म कर दीजिए सर। अच्छा, आपके चेहरे पे मुस्कान क्यों आ रही है? सर ये सॉन्ग मेरी पत्नी का फेवरेट सॉन्ग है। ओहो, अच्छा। लगा दे ताला? जी सर। डी कियारा अडवाणी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। जोरदार तालियां बज जाए। कुछ ढीले हो गए आप लोग। क्या सुंदर गाना था ये, बहुत अच्छा है ना? जी सर। आपकी पत्नी को पसंद है ये? जी सर, काफी पसंद है। मिल करके गाते होंगे आप लोग कभी कभी? सर गाते कभी कभार हैं, गाते हैं जी, ना? कभी अच्छा। नींद नहीं आती हो तो हम बैठ के गाना गा लेते हैं। अच्छा, नींद ना आए तो गाना गा लेते हैं। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। हुसैन भाई साहब, ये रहा। ये एक छवि हम आपको दिखाएंगे। इमेज क्वेश्चन है ये। मार्च 2021 में अपने करियर का 500वां गोल करने वाले ये फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? Who is this footballer who scored his 500th career goal in March 2021? दिखाया जाए तस्वीर। 500 गोल। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। रॉबर्ट लेवेंडोस्की,
बी लुइस सुआरेज, सी रोमेलू लुकाकू या डी ज़्लाटन इब्राहिमोविच? सर इसका सही जवाब ऑप्शन बी लुइस सुआरेज है, जो आई थिंक अभी एथलेटिको मैड्रिड के लिए खेल रहे हैं स्पेन में। जी क्या करें, लगा दें? जी सर प्लीज। लुइस सुआरेज बी, ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। यूरुग्वे के लुइस सुआरेज वर्तमान में स्पेन के ला लीगा, जो उनका श्रृंखला है टूर्नामेंट की, उसमें एथलेटिको मैड्रिड के लिए खेलते हैं और इससे पहले एफसी बार्सिलोना में और लिवरपूल जैसी टीमों में खेल चुके हैं। फुटबॉल में आपका बहुत रुचि है और बहुत से लोग यहाँ फुटबॉल में रुचि रखते हैं। जो भाई साहब आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो भी फुटबॉल में बहुत रुचि रखते हैं और देखते हैं। और हमारी टीम जो है वो है चेल्सी एफसी। अरे सर आपकी है ना चेल्सी, आपकी कोई टीम? सर मेरी टीम भी चेल्सी है। क्या सर। बात है भाई साहब, वाह! इतना आदर सम्मान था मुझे आपके लिए, अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। ओके, और फेवरेट प्लेयर? सर मेरे वैसे ऑल टाइम फेवरेट चेल्सी के प्लेयर है फ्रैंक लैम्पार्ड। लैम्पार्ड जी। जी सर। ऑलराइट भाई साहब, मन तो करता है कि बस बात करते जाएं फुटबॉल की ही, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा। अरे नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे भाई साहब। हुसैन वोरा जी, हूटर बच गया है, तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। और समाप्ति से पहले हमारी जो अश्विनी जी हैं उनसे हम विदाई लेंगे। तो अश्विनी जी एक बार फिर प्रकट हुई हमारे सामने, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं हम। थैंक यू सो मच अश्विनी जी, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें की आपने। आपका जन्म दिवस पे आपका आशीर्वाद मिल गया, आपकी भेंट मिल गई और इतने सारे लोग आज यहाँ आए हुए हैं, सबने अपने एक अलग रूप में हमें बधाई दी है। इसके लिए बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं हम आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सज्जनों, देखिए बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जहां अवसर दोबारा दस्तक देता है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों के लिए जो यहाँ मौजूद हैं वो जगह है ये मंच, और वो अवसर है ये खेल। कल एक और अवसर है, बस लपक करके उस अवसर का आप लोग लाभ उठाइए, यही हमारी कामना और प्रार्थना है। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। तो आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का दुर्गा उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए शुरू करता हूं। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? धन्यवाद। देवियों सज्जनों, अभी अभी जो आपने देखा वो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर देवी माँ की आराधना में किया जाने वाला बंगाल का पारंपरिक धुनोची नृत्य है। इस अद्भुत और मनोरम दृश्य के बाद हम आज के खेल का शुभारंभ करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है हुसैन वोरा जी। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आइए। देवियों संजो, मेरे सामने विराजमान हैं पुणे महाराष्ट्र से एक बिजनेसमैन हुसैन वोरा जी, इनका नाम है। ये बहुत ही खरदिमागी हैं, ऐसे इनके मित्रों ने कहा है। बात बात पे इनको गुस्सा आ जाता है, तो इनका एक शुभ नाम रखा हुआ है मिस्टर ठंडाई। लेकिन इनके चेहरे की मुस्कान देख करके लगता नहीं भाई साहब की बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है। और एक चीज जो हमारे और इनके बीच एकदम सामान्य है वो है फुटबॉल का शौक। और इनकी और हमारी टीम जो है वो एक है, उस टीम का नाम है चेल्सी। वाह, क्या बात है। अच्छा, एक बात बता दें इनके बारे में। इन महानुभाव को बात बात पे, हर बात पे एक ही चीज करने का बहुत शौक है, वो है गूगल। तो हमने इनका नामकरण कर दिया मिस्टर गूगल। तो
हुसैन भाई साहब, कल आपने क्या गूगल किया ये तो बताइए। एक प्रश्न जिसपे मैंने लाइफलाइन यूज की थी सीमेंट के बारे में। जी जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश की। जो ग्रेड्स के बारे में मुझे पता नहीं था उसके बारे में थोड़ा और पढ़ा मैंने। और सर जो जानकारी प्राप्त करनी चाहिए मुझे आगे के सवालों के लिए उसका प्रयत्न किया। ओके, ऑलराइट। अब हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। तो कंपेनियन के रूप में हमारे आज की जो एक्सपर्ट हैं, जानी मानी ऑथर हैं और एडवर्टाइजर हैं, अनुजा चौहान जी। अनुजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आज तो सप्तमी का दिन है और हुसैन जी 7 करोड़ के लिए खेल रहे हैं। तो हुसैन जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एंड कीप काम, प्ले ऑन, मैं हूं ना। थैंक यू मैम, वाह, धन्यवाद। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुजा जी। तो अनुजा जी हमारे साथ रहेंगी, जैसा कि आप जानते हैं जब कभी भी इनकी आवश्यकता पड़े इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। अच्छा हुसैन भाई साहब, खेल शुरू करने से पहले आपकी माता जी यहाँ आई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत फातिमा जी, और आपका आशीर्वाद बना रहे आपके सुपुत्र के ऊपर। ओके हुसैन भाई साहब, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 40,000 रुपए आपने जीत लिए। आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश के झंडे में किसी हथियार का चित्र अंकित है? On the national flag of which of these neighboring countries of India is a weapon displayed? A. Sri Lanka, B. चीन, C. नेपाल या D. भूटान? सर आई थिंक ऑप्शन ए होना चाहिए, बिकॉज श्रीलंका के झंडे में एक लायन खड़े हैं जिनके हाथ में एक स्वॉर्ड है। चाइना नहीं हो सकता है बिकॉज उनमें स्टार्स है। नेपाल नहीं हो सकता बिकॉज वो ट्राइकोन फ्लैग है। भूटान आई थिंक इट इज़ नॉट। मुझे लग रहा है सर कि श्रीलंका इसका सही जवाब होना चाहिए सर। तो सर आप प्लीज़ ऑप्शन ए श्रीलंका को कंफर्म कीजिए। ऑप्शन ए श्रीलंका को कह रहे हैं, ताला लगाया जाए कंप्यूटर। आपने सही उत्तर दिया है, बधाई आपको। वेल प्लेड सर। थैंक यू। अब आएगा 9वां प्रश्न और मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। हुसैन भाई साहब, ये रहा आपके सामने। भारत में इनमें से कौन सा पद आधिकारिक रूप से मई 2014 से रिक्त है? Which of these posts in India has been vacant officially since May 2014? Options: A. Leader of the opposition in Rajya Sabha, B. Leader of the opposition in Lok Sabha, C. The Attorney General of India, D. Comptroller and Auditor General of India. हिंदी में कहता हूं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, B. लोकसभा में विपक्ष के नेता, C. भारत के महान्यायवादी, D. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सर लीडर ऑफ अपोजिशन हाल ही में कायम हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में मुझे उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वो है, पद पे नियुक्त है। अटॉर्नी जनरल आई थिंक तुषार मेहता साहब है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सर, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लीडर ऑफ अपोजिशन कोई है नहीं। तो आई थिंक इसका जवाब बी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होना चाहिए। लगाएं ताला? जी सर, प्लीज। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा, भी ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इट्स द राइट आंसर। क्या बात है हुसैन भाई साहब। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का कोई आधिकारिक नेता नहीं है, और जैसा कि आप कह रहे थे, क्योंकि मई 2014 के बाद से किसी भी दल ने लोकसभा में आवश्यक न्यूनतम 10% सीटें प्राप्त नहीं की थी, इसलिए अभी तक कोई बना नहीं है। मान्यवर, आप अपने नाम के अनुसार बिल्कुल चल रहे हैं। अरे सर, सारा कुछ ज्ञान है आपको, सच में आप बिल्कुल गूगल है। ऑलराइट, हुसैन बोरा जी हमारे सामने विराजमान, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 1,60,000 रुपए जीत गए हैं। और जिस तरह से उत्तर दे रहे हैं, अपना जो नामकरण इनको हमने दिया है उसके मुताबिक चल रहे हैं। इनका नाम है मिस्टर गूगल। कल तो हमने आपके साथ एक इम्तिहान लिया था ना? जी सर। एक और इम्तिहान ले लेते हैं आपका। ओहो। जैसे कि कल हमने कहा था ना, कोई एक शब्द आपको हम बताएंगे, उसका मायने बताइए। जी। 2 शब्द और देंगे आपके सामने। अच्छा, ओके। लैबिरिंथ,
सर इसका मतलब होता है कि ऐसे कोई ऑब्स्टैकल्स या गलियाँ जो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचने में आपको दिक्कत दे। सर सरल भाषा में बोलूँ तो भूल भुलैया बोल सकते हैं। सर इससे याद आ रहा है मुझे कि मैं पुणे शहर से हूँ, तो हमारा जो ओल्ड सिटी है, पेट एरिया जिसको बोलते हैं, वो मुझे भूल भुलैया जैसा ही लगता है। क्यों? मतलब सर छोटी छोटी गलियाँ हैं और गली किधर से कहाँ निकल जाती है पता नहीं चलता है, तो मेरे लिए वो एक लैबिरिंथ जैसा ही है। लैबिरिंथ जैसे है जी। वैसे बहुत सुंदर और बहुत ही माना हुआ लैबिरिंथ जो है वो लखनऊ में है, जी। भूल भुलैया नाम से है वो। ओके। उसमें एक बार घुस गए तो पता नहीं चलता कहाँ गए। दूसरा शब्द आ रहा है, ओके। यूनोया। इसका मतलब होना चाहिए दूसरों के लिए अच्छा, गुडविल फॉर अदर्स। सर मेरे परिवार में हमेशा मुझे सिखाया जाता है कि आप दूसरों का अच्छा सोचिए, जी, समाज के लिए अच्छा सोचिए, आपका अच्छा हो जाएगा और ऐसे समाज का भी कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये शायद अंग्रेजी का सबसे छोटा शब्द है जिसमें सारे वावल्स हैं। जी एकदम सही सर। UNOIA। ऑलराइट हुसैन भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। धन्यवाद सर। बहुत सारे आपने सही उत्तर दे दिए हैं। अब अगले प्रश्नों का भी सही उत्तर दीजिए। आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। आप बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। जी सर। कभी भी मन में संदेह हो, लाइफलाइन जीवित है, उनका प्रयोग कीजिए। जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके सामने ये रहा हुसैन भाई साहब। नाइनटीन 49 में भारतीय संघ में शामिल होने के समय हैदराबाद का निजाम कौन था? Who was the Nizam of Hyderabad when it acceded to the Indian Union in 1949? ऑप्शन सुनिए। ए महबूब अली खान, बी उस्मान अली खान, सी मुकर्रम जाह बहादुर, या डी अब्दुल हसन तानाशाह। सर आई थिंक ए या बी में से कोई एक होना चाहिए, महबूब अली खान या उस्मान अली खान। मुझे ज़्यादा उस्मान अली खान में लग रहा है, लेकिन सर मुझे रिस्क नहीं लेना है सर। जी जी। सो मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा सर। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। जी। ऑलराइट कमेटी महाशय, हुसैन फ्लिप द क्वेश्चन की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए। हुसैन भाई साहब, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी उस्मान अली खान। बी उस्मान अली खान पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये सही होता। हमने एक आपको सूची दिखाई थी और कहा था कि किसी एक विषय को चुनिए यदि आपने फ्लिप द क्वेश्चन। ये है वो सूची और आपने क्या चुना? करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। ऑलराइट कमेटी महाशय, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स को लेकर के हुसैन जी के सामने अगला प्रश्न जो है वो पेश किया जाए। मार्च 2021 में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा पाने वाले निकोलस सार्कोजी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? Nicolas Sarkozy, who was sentenced to jail on grounds of corruption in March 2021, is the former president of which country? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए बेल्जियम, बी फ्रांस, सी नॉर्वे, और इज इट डी पोलैंड? सर ये इसका सही जवाब ऑप्शन बी फ्रांस होना चाहिए, बिकॉज निकोलस सार्कोजी काफ़ी प्रचलित रहे थे न्यूज़ में, क्योंकि फॉर्मर प्रेसिडेंट है और उनको करप्शन ट्रायल में जेल भी जाना पड़ा था। तो आई थिंक इसका सही जवाब ऑप्शन बी फ्रांस है। श्योर लगा दे ताला? जी सर। बी पे ताला लगाई कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। बधाई आपको हुसैन भाई साहब, दूसरा पड़ाव भी पार कर दिया है आपने। 3,20,000 रुपए और चेक आ रहा है आपके नाम। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। $3,20,000 रुपए का चेक धन्यवाद सर। आपके नाम आ गया है। निकोलस सार्कोजी 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति थे और पद छोड़ने के बाद उन्हें भ्रष्टाचार के लिए 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
और हालांकि उनकी 2 साल की सजा को निलंबित कर दिया गया, 1 साल की सजा घर में नजरबंद होकर पूरी करने की अनुमति दी गई थी उन्हें। ऑलराइट, मान्यवर कुछ चीजें बता दें, फिर कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे। जी सर। दुगदुगी जी शांत हो गई हैं। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का द्वार खुल गया है यहाँ। तो मान्यवर, ये जो आपने 3,20,000 रुपए जीते हैं, इसका उपयोग कैसे होगा? सर सबसे प्रथम, जैसे सर मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली बढ़ने वाली है, मैं बहुत जल्दी पिता बनने वाला हूँ जी। तो सर जो धनराशि मैं जीतूंगा उससे मैं और बड़े घर में और बड़ा घर ले सकूं। बाकी सर जो घर वालों के लिए जो लेना करना है वो तो है ही सर, वो तो जी करेंगे ही। लेकिन सर एक बात बोलना चाहूँगा सर आपको, सिंस आपने पूछा है। कल मैं हॉट सीट पे आ गया सर, मेरी वाइफ ने मुझे पूछा, पत्नी ने, कि अच्छा अभी आप आ गए हो, तो पूछा नहीं, उन्होंने मुझे बोल दिया कि अभी जो भी आप धनराशि जीतोगे आपको डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, क्योंकि मैं सर बहुत स्पेंडथ्रिफ्ट हूँ। अच्छा। तो जी, मेरी पत्नी ने मुझे बोला है कि आपको जो चाहिए होगा मैं आपको दे दूंगी, लेकिन जो भी धनराशि होगी वो मेरे अकाउंट में आपको डालनी होगी। तो मान्यवर, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, आमतौर पर हर घर में यही है जी। सर अरे सुनो, वो जितना भी आया वही हमारे अकाउंट में डाल दें, तुमको मांगो हम दे देंगे ना तुमको, पर रखो इधर ही। हर घर में यही है कथा। सर मेरी सास एक बहुत अच्छी चीज बोलती है हमेशा कि सब कुछ तुम्हारा है, बस हाथ मत लगाना। ओके, अब भाई साहब आ रहा है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। ये लीस्ट रिस्क पे हैं आप, और इसे खेलिएगा जरूर। जी सर। 2 लाइफलाइन चली गई हैं, तो अभी भी बची हैं 50-50। आस्ते एक्सपर्ट। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हार्श रियलिटीज, द मेकिंग ऑफ मारिको, इनमें से किनकी रचना है? Harsh Realities, The Making of Mariko is a book by which of the following? Option सुनिए। A. सुहेल सेठ। B. हरीश भट्ट। C. संदीप सुले। या D. हर्ष मारीवाला। सर इसके बारे में सुना है मैंने। मैरिको आई थिंक जो कोकोनट तेल है उनका काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, काफ़ी प्रचलित प्रोडक्ट है। मैंने इनका इंटरव्यू भी बीच में न्यूज़पेपर में आया था, मैंने वो पढ़ा भी था। सर मेरा अनुमान है कि ऑप्शन डी हर्ष मारीवाला होना चाहिए, क्योंकि सर ये मुझे ध्यान में आ रहा है। और एक चीज़ मैं देखूँ तो मारीवाला और मारिको ये सेम भी होता है। पहले की जो कंपनीज होती थी लास्ट में यूजुअली को लगाते थे कंपनी के लिए। तो आई थिंक सर आंसर शुड बी ऑप्शन डी, हर्ष मारीवाला। सर प्लीज कंफर्म कर दीजिए। दबा दे बटन इसका। ऑलराइट। हर्ष मारीवाला, बहुत सारा अनुमान लगा करके कहानी भी बता दी इन्होंने। ताला लगाया जाए। भाई साहब आपने सही उत्तर दिया, क्या बात है, वाह, वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अनुमान लगाया। वेल डन हुसैन भाई साहब। अब आ रहा है 12वां प्रश्न। अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1952) में फिल्म रंगीली से अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले इनमें से कौन से अभिनेता मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे? Which of these actors was a sub-inspector in the Mumbai police before he started acting with the 1952 film Rangili? Options रख रहा हूं आपके सामने। A. देवानंद। B. राजेंद्र कुमार। C. सुनील दत्त। D. राजकुमार। आई थिंक सर मेरा
राजकुमार और देवानंद पे मेरा संदेह जा रहा है। सुनील दत्त साहब आई थिंक वो नॉर्थ से थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुंबई पुलिस में कार्यरत हो इसके चांसेस थोड़े कम है। देवानंद राजकुमार। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। कौन सी? 50-50 या 50-50 सर। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए और 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे भाई साहब। मिटा दीजिए कंप्यूटर। बचे हैं सी सुनील दत्त, डी राजकुमार। सर मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा। डी के साथ? जी सर, ऑप्शन Final डी उत्तर? राजकुमार। जी सर। डी राजकुमार, ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर भाई साहब। वेल प्लेड। 1952 की हिंदी फिल्म रंगीली के साथ अभिनय की ओर रुख करने से पहले राजकुमार जी 1940 के दशक के अंत तक मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे वे, और वे ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म मदर इंडिया 1957 में दिखाई दिए और 4 दशकों से अधिक की करियर में 70 से भी अधिक हिंदी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। गजब उनका स्टाइल था बोलने का और उनका चलने का और बात करने का। सर उनका एक डायलॉग मुझे बहुत बहुत अच्छी तरह से याद है, जो मूवी का नाम सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें वो बहुत अंदाज से बोलते थे, गेंडा स्वामी। जिनका घर कांच का हो उनमें पत्थर, जी वो भी था एक जी बहुत जी ही- जी बिल्कुल सर। बहुत सुंदर बोलते थे वो। ऑलराइट, 12:50 हो गए भाई साहब आपके, जी सर। और होगा अब 25 लाख रुपए। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, यदि आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो। अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है। जी सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। हुसैन वोरा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड किस भारतीय विकेटकीपर के नाम है? Which Indian wicketkeeper holds the record of the most number of stumpings in an innings of a test मैच। Options: A. किरण मोरे, B. महेंद्र सिंह धोनी, C. ऋषभ पंत, D. चंद्रकांत पंडित। सर किरण मोरे भी विकेट कीपर हुआ करते थे, काफ़ी अच्छे विकेट कीपर थे इंडिया के। महेंद्र सिंह धोनी हम सबको पता ही है। ऋषभ पंत अभी आई थिंक उन्होंने ग्लव्स संभाले हैं विकेट कीपिंग के। चंद्रकांत पंडित के बारे में मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। सर मुझे लग रहा है कि शायद किरण मोरे या महेंद्र सिंह में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि किरण मोरे उनके ज़माने में काफ़ी अच्छे कीपर हुआ करते थे, ऐसे मैंने मेरे दादाजी से सुना है। किरण मोरे, Indian wicketkeeper holds the record of the most number of stumpings in an innings of a test match. Mahendra Singh Dhoni, Kiran More. महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत आई थिंक नहीं हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत हाल ही में बहुत यंग प्लेयर, काफ़ी अपकमिंग प्लेयर है और अभी उन्होंने ग्लव संभाले है। इतना बड़ा रिकॉर्ड, मतलब वो डेफिनेटली कैपेबल है, लेकिन अभी उनकी करियर का शुरुआत है। सर मुझे महेंद्र सिंह धोनी और किरण मोरे में से कोई एक लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे इंट्यूशन है, लेकिन चंद्रकांत पंडित के बारे में सर मैं श्योर नहीं हूँ। चंद्रकांत पंडित, चंद्रकांत पंडित। यहां आकर के एकदम श्योर होना चाहिए जी हुसैन सर। भाई साहब, और जरा से भी मन के अंदर संदेह हो तो आपके पास एक बची हुई लाइफलाइन है। जी, और अगर आप लगता है कि आप श्योर हैं तो आप बोलिए, हम उसको ताला लगा देंगे। सही हो गया तो 25 लाख,
नहीं तो 3,20,000 गिर जाएंगे आप। मुझे सर किरण मोरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इसका जवाब किरण मोरे होना चाहिए। क्या करना चाहिए? सर आई थिंक मुझे ये चीज़ के बारे में पता है कि MS धोनी ने उनका रिकॉर्ड है वर्ल्ड्स क्विकेस्ट स्टंपिंग्स के लिए। आई थिंक सबसे ज़्यादा स्टंपिंग्स भी उन्होंने की है। ये 2 रिकॉर्ड्स के बारे में मुझे आइडिया है कि शायद वो MS धोनी के नाम पे है, लेकिन रिकॉर्ड फॉर मोस्ट नंबर ऑफ स्टंपिंग्स इन एन इनिंग्स, इसके बारे में सर मैंने MS धोनी का नाम नहीं सुना है। किरण मोरे आई थिंक सर उनके ज़माने में शायद कपिल देव भी खेला करते थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो स्पिन में काफ़ी अच्छे थे, तो मे बी जस्ट कंफ्यूजन है सर। लाइफलाइन तो डेफिनेटली मेरे पास है अवेलेबल, लेकिन मेरा सर एम ज़्यादा है, मैं ज़्यादा का सोच के आया हूँ। किरण मोरे सर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मुझे, लेकिन निर्णय आपका है भाई साहब। महेंद्र सिंह धोनी, किरण मोरे। सर आप प्लीज ए को लॉक कर दीजिए, किरण मोरे। सोच लिया? जी सोच लिया सर। किरण मोरे पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ए किरण मोरे, ताला लगाया जाए। बहुत सोचा आपने भाई साहब। चंद्रकांत पंडित के बारे में आप कह रहे थे, वो नहीं मालूम। ऋषभ पंत अभी हाल ही में है। आपने कहा महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपने सुना है कि उनका रिकॉर्ड था। मान्यवर, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी बोलते हार जाते। ये बिल्कुल सही जवाब आपका। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। क्या बात है। This feat has been achieved in a test match against West Indies played in Chennai in 1988. He dismissed 5 batsmen in the second innings of the test match. किरण मोरे, बहुत बहुत बधाई आपको हुसैन भाई साहब। वेल प्लेड सर। बड़ा मुश्किल प्रश्न था और आपने सही अनुमान लगाया। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। ओके, तो हमने अभी बताया था कि आप हार्डवेयर में आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो क्या क्या पदार्थ हैं वहाँ पर? किचन और बाथरूम में लगने वाली सैनिटरी वेयर, जैसे सर हेल्थ फॉसेट्स है, लैबोरेटरीज है, सर टैप्स है, शावर्स है। अगर मैं अपने गुसलखाने में जी ये शावर लगवाऊं जी, तो हमको कुछ रिबेट देंगे आप? सर बिल्कुल दूंगा सर। हाँ? सर क्यों दूंगा, उसका रीजन भी आपको बताना चाहूंगा सर। यूजुअली सर मैं नहीं देता हूँ। मैं सर क्वालिटी में बिलीव करता हूँ, सर्विस में बिलीव करता हूँ, तो हमेशा प्राइस रॉक बॉटम ही देता हूँ। लेकिन सर आपको डिस्काउंट क्यों दूंगा, क्योंकि सर कल आपका जन्मदिन था। तो अच्छा, वो तोहफे के रूप में दे देंगे। वैसे मैं सर नहीं देता हूँ आपकी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी अब आपने बोल ही दिया है तो कितना डिस्काउंट देंगे आप? सर जो मैक्सिमम पॉसिबल है, आई थिंक जो दे सकता हूँ मैं, आई थिंक 5% सर बेस्ट डिस्काउंट। सर शावर्स में सर एक अभी जो बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, उसमें सर आप देखो कि आप नीचे खड़े हो तो आपको लगेगा कि आप वाटरफॉल के नीचे खड़े हो। बॉडी स्प्रे आपको फुवारा आपके मुंह पे आएगा, आप रिफ्रेश हो जाओगे। वाटरफॉल, आपको लगा सर ये तो वाटरफॉल की फीलिंग आपको दे रहा है आपके बाथरूम में। जी जी एलईडी के साथ ऐसे छत पे लगता है। तो सर ये काफी सर फॉसेट्स आ गए हैं, सेंसर बेस्ड फॉसेट्स, आपके इशारे पे पानी आने लग जाए, तो ये सर काफी चल रहे हैं। और सर अगर आप मेरे से लगवाना चाहो तो डेफिनेटली आपके गुस्लखाने में मैं यही लगाऊंगा सर। काम के साथ साथ अपना धंधा भी शुरू कर दिया है ना। बचपन में हमारे पास ऐसे साधन नहीं थे कि शावर वावर लगे, बाल्टी लोटा लेकर के नहाते थे। जी जी। लेकिन हमारे एक मित्र थे, उनके यहाँ जैसे ट्यूबवेल होता है ना जी, तो वो था।
तो पानी के लिए बहुत बड़ी टंकी उन्होंने बनाई हुई थी जी। और ट्यूबवेल का जो पाइप है वो निकलता था, बहुत जोर से पानी निकलता जी था, सर। तो ऐसा लगता था कि शावर है। जी सर। तो उसी में जा करके कभी कभी नहाया करते थे। जी सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आएगा 50 लाख रुपए का प्रश्न। एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन होती है आज दी एक्सपर्ट की। 50 लाख रुपए, 14वां प्रश्न। हम उम्मीद करते हैं कि ये आप जीत जाएं, बड़ा मकान बन जाए आपका। धन्यवाद सर। आने वाली जो खुशखबरी है वो एक बड़े मकान में जाए। सर 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। हुसैन वोरा जी, ये रहा। दुनिया में सबसे भारी और बड़ा मस्तिष्क किस जानवर का होता है? Which animal has the heaviest and largest brain? A. Blue whale. B. Sperm whale. C. Humpback whale. D. Orca. सर मुझे पता है कि ब्लू व्हेल सबसे बड़ा मैमल है अर्थ पे, काफ़ी बड़ा है। ऑर्का जो है सर वो मैमल्स की श्रेणी में आते हैं और जहाँ तक मुझे अनुमान है कि ये शार्क्स का शिकार करते हैं, एपेक्स प्रेडेटर है ऑर्काज। सफ़ेद और काले कलर के होते हैं। स्पर्म व्हेल और हम्पबैक व्हेल के बारे में भी मैंने सुना है। आई थिंक ये दोनों पेंगुइन्स का शिकार करते हैं। ब्लू व्हेल आई थिंक ब्लू व्हेल शिकार नहीं करती है, प्लेटोनिक्स कुछ जो होते हैं वो खाती है। लेकिन हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट ब्रेन, ऑर्का सर यूजुअली साइज में छोटी होती है, मतलब ऑफ कोर्स काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, लेकिन वो झुंड में शिकार करते हैं। और यूजुअली सर जो मैंने एक चीज़ देखी है, पता नहीं सही है गलत, एपेक्स प्रेडेटर्स जो रहते हैं उनका दिमाग काफ़ी विकसित होता है। तो ऑर्का पे सर मुझे संदेह लग रहा है कि इट कुड बी ऑर्का। काफ़ी पढ़ा है सर, लेकिन ये चीज़ ऑर्का के बारे में नहीं पढ़ी है। ये एक चीज़ पढ़ी है कि वो ग्रेट वाइट शार्क को उल्टा कर देते हैं पानी में, उससे ग्रेट वाइट शार्क अनकॉन्शियस हो जाती है। लेकिन ये चीज़ के बारे में मुझे ध्यान में नहीं आया। संदेह जब में हो तो लाइफलाइन जी। हम्पबैक व्हेल भी काफ़ी बड़ी होती है। ब्लू व्हेल सर मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि वो एपेक्स प्रेडेटर नहीं है। आई डोंट थिंक कि उनका शायद, हालांकि वो सबसे बड़े मैमल है, ब्लू व्हेल सबसे बड़े मैमल है अर्थ पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट ब्रेन ब्लू व्हेल का हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इट कुड बी ऑर्का। स्पर्म व्हेल, हम्पबैक व्हेल। सही उत्तर 50 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 में। एक लाइफलाइन बची हुई। Heaviest mammal is blue whale. I don't think it should be. Orca apex predator है, तो उनका apex predator होने के हिसाब से उनका ज़्यादा विकसित होता है दिमाग। heaviest, largest, heaviest. लेकिन फिर बात प्रपोर्शन की भी आती है कि यूजुअली मस्तिष्क जो होता है वो बॉडी के
रेशो में ही होता है, मतलब बहुत ही बड़ा किसी का और किसी का बहुत ही छोटा, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। तो वो हिसाब से ब्लू व्हेल भी हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि 50 लाख के सवाल पे इतना इजीली रिलेट हो सकता है क्वेश्चन से जवाब। और का लाइफलाइन क्या करूं? मुझे सर ऑर्का पे बहुत ज़्यादा संदेह हो रहा है, मतलब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ऑर्का होना चाहिए इसका आंसर। स्पर्म वेल, हम्पबैक वेल आई थिंक नहीं होगा पॉसिबली, लेकिन सर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, तो मैं पिछले क्वेश्चन मुझे अनुमान था, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा अनुमान नहीं है, तो सर मैं लाइफलाइन लेना पसंद करूँगा। ओके, तय कर लिया है कबीर महाशय, हुसैन वोहरा जी लाइफलाइन लेंगे और इसको अंकित कर दिया जाए। अनुजा जी, आपकी बारी आ गई। जल्दी से आपके सामने मैं प्रश्न पढ़ के सुना देता हूं। प्रश्न यह है कि दुनिया में सबसे भारी और बड़ा मस्तिष्क किस जानवर का होता है? Which animal has the heaviest and largest brain? और ऑप्शंस हैं A blue whale, B sperm whale, C humpback whale और is it D orca? 60 seconds to give the answer. मुझे तो लगने रहा था देख के कि सबसे बड़ा मस्तिष्क, भारी मस्तिष्क तो हुसैन वोहरा जी का ही है। इतना बढ़िया खेल रहे हैं, हम सब बिल्कुल कुर्सी के एज पे बैठ के देख रही हूँ मैं। यू आर प्लेइंग सो वेल। मेरे ख्याल से लगता है कि ये 9 kg का मस्तिष्क स्पर्म व्हेल का है, तो ऑप्शन बी स्पर्म व्हेल। ओके मैम, आप श्योर है? हाँ, मेरे ख्याल से मैं काफी श्योर हूँ, मैं बहुत ही श्योर हूँ एक्चुअली हुसैन वोहरा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच सर, काफी अच्छा किया, मैंने लाइफलाइन ले ली। मैम काफी श्योर है, तो आई थिंक मैं मैम के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, बी स्पर्म व्हेल कह रहे हैं अनुजा जी, और हुसैन वोहरा जी चाहते हैं कि इसे ताला लगा दिया जाए। लगाइए ताला। अनुजा जी, क्यों आपको लगा कि ये सही होना चाहिए? बचपन से ये नॉलेज मेरे को याद रह गई है, बहुत सारी चीजें मैं भूल गई हूँ जीके की बुक से, तो स्पर्म व्हेल मुझे अच्छी तरह याद है। आपको जो याद है वो बिल्कुल सही है। धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। स्पर्म व्हेल इज द राइट आंसर। वाह, बधाई आपको। थैंक यू सर। धन्यवाद एक बार फिर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। किसी भी जानवर में सबसे बड़ा मस्तिष्क स्पर्म व्हेल का होता है और इसका वजन लगभग 9 किलोग्राम होता है, जो मानव मस्तिष्क से 6 गुना भारी होता है। फिर भी ये व्हेल के कुल शरीर के वजन का केवल 0.02% होता है। ऑलराइट, अब आपके सामने आएगा 15वां प्रश्न। जी सर। मूल्य है इसका 1 करोड़ रुपए। जी। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। जी सर। जितने ध्यान से आपने अभी तक खेला है जी, उसी के अनुसार अगले प्रश्न का भी सामना करना होगा आपको। जी। यदि आप एकदम श्योर हो कि हाँ यही है तो ही खेलिएगा। जी सर। क्योंकि अब अगर उत्तर गलत हो गया नीचे आ जाएंगे 3-20 में। जी सर। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आठ हजारी पर्वत शिखरों में से किस शिखर की ऊंचाई सबसे कम है पर उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई सबसे बाद में की गई? Among the peaks known as the 8,000ers, which is the shortest in height but was the last peak to be successfully ascended? A. नंगा पर्वत, B. अन्नपूर्णा, C. गाशे ब्रह्म the first या 1, D. शिशपंगमा। सर 8,000ers ये हिमालयास की पर्वत श्रृंखला है जिसको 8,000ers कहा जाता है।
इसके बारे में सर मैंने सुना है। सर मैं थोड़े वर्ष पहले मैं मनाली गया था, तो उधर सर मेरी बात करते एक व्यक्ति से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि माउंट एवरेस्ट तो हालांकि काफ़ी सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है, लेकिन मुझे बराबर समय याद नहीं, लेकिन उन्होंने शायद ये बताया था कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए आपको 6 महीने का बेस कैंप लगता है। लेकिन उन्होंने जो क्या माउंटेन का नाम दिया था वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो माउंटेन के लिए वो हालांकि इतना लंबा नहीं है, लेकिन उसके लिए 1 साल का बेस कैंप की तैयारी लगती है, क्योंकि वो उस पे चढ़ना काफ़ी मुश्किल है, क्लाइंबिंग करना काफ़ी मुश्किल है। ये सारे आई थिंक सर सारे हिमालयाज़ के ही पीक्स हैं, हिमालयस की माउंटेन्स के पीक्स के नाम हैं। अन्नपूर्णा, शीशापंगमा, गाशर ब्रह्म। सर मुझे बहुत ज़्यादा संदेह नंगा पर्वत पे जा रहा है। नंगा पर्वत आई थिंक सर शायद नेपाल में स्थित है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अन्नपूर्णा के बारे में भी सुना है। गाशर ब्रह्म और ईशापंगमा के बारे में सर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अन्नपूर्णा और नंगा पर्वत ये 2 पीक्स के बारे में मैंने डेफिनेटली सुना है। एट थाउजेंड फीट अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा कैलाश पर्वत। आई थिंक कैलाश पर्वत अन्नपूर्णा, कैलाश पर्वत, मानसरोवर लेक। किस शिखर की ऊंचाई सबसे कम है जी, और उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई सबसे बाद? मुझे सर बहुत स्ट्रांगली नंगा पर्वत लग रहा है, लेकिन आई थिंक सर 50 लाख काफ़ी बड़ी धनराशि होती है। जी जी। मैं तो कुछ लेके नहीं आया हूँ इधर, और अगर 50 लाख जीत के जा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने में मानता हूँ। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लग रहा है मुझे, और मेरे पास लाइफलाइन भी नहीं है कि मैं जिसका सहारा ले सकूं। सर आई थिंक आई वुड लाइक टू क्विट सर। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे? जी। कमिटी महाशय हुसैन वोरा जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, इसका उत्तर नहीं मालूम उन्हें, वे क्विट करते हैं और आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं, और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, इसमें ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 50 1 2 3 4 5 50 लाख कंफर्म किया, गया सीधे आपके अकाउंट में। धन्यवाद सर। शीघ्र से शीघ्र। वेल प्लेड सर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर तरीके से धन्यवाद किया। सर। ओके, अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। कहाँ जा रहा है आपका दिमाग? सर ऑप्शन ए पे काफी जा रहा था। Okay. नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत, ताला लगा जाए, देखें सही है या नहीं। मान्यवर बच गई, या गलत होता? सही उत्तर है शीशपंगमा। शीशपंगमा। दुनिया में 14 पर्वत शिखर ऐसे हैं जो कि समुद्र तल से 8000 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचे हैं। उन्हें 8000 ही कहा जाता है क्योंकि वो 8000 के हैं। विदेशी यात्रियों पर प्रतिबंध के कारण 1964 तक तिब्बती हिमालय की इस चोटी शीशपंगमा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं हो सकी। इसकी ऊंचाई 8013 मीटर है। प्रतिबंध हटने के बाद और आज इसे 8000 समूह में सबसे आसान चढ़ाई वाला शिखर माना जाता है। ऑलराइट, आपकी अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी जी सर। कहिए। शादी ब्याह के प्रसंग होते हैं, दूसरे कोई भी कम्युनिटी फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो उसमें खाना होता है। तो ये जो खाना बचता है सर, हमारे हिज होलीनेस डॉक्टर सैयद मुफद्दल सैफुद्दीन के गाइडेंस के बाद उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, दाना कमेटी।
तो उनसे सीख लेते हुए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी। जहाँ भी ऐसे प्रसंग होते हैं हमारे समाज में, तो उधर जो भी लेफ्ट ओवर फूड होता है, जो अनटच्ड फूड होता है, ताज़ा खाना जो होता है, उसे सर हम कलेक्ट करते हैं तभी के तभी, और हम वही समय पे वो खाना हम अंडर प्रिविलेज लोगों में जाके हम बांट देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, रियली वेरी वेरी, ताकि ये ऐसे लोगों के पेट में पहुंचे जिन्हों शायद 2 वक्त का खाना ना मिल पाए। लेकिन कम